अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। आज पाकिस्तान में कौमी वोटर्स डे मनाया जा रहा है। वोटर्स के लिए हवाले से गुफ्तगू उनके राइट्स के हवाले से तो सियासी जमातें करती रहती हैं। कभी नारा लगता है वोट को इज्जत दो का। आज एक नारा बिलावल साहब ने लगाया, वो ये कहते हैं कि सियासी जन्नत जो है वो वोटर के कदमों में है। बातें इस किस्म की बहुत सारी की जाती हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि वोटर को इज्जत नहीं दी जाती। और अब जो इलेक्शन की आमद है, इस हवाले से भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस आने वाले इलेक्शन में वोटर को उनका हक मिलेगा, वोटर को उसकी इज्जत मिलेगी। इस वक्त जो एक चीज़ डिबेट हो रही है जिसके हवाले से, और ख्वाजा साद रफीक साहब को भी आप सुन रहे थे, ये हल्का बंदियों के हवाले से एतराज़ात हैं। पहले आप लोगों ने देखा सिंध के अंदर तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने पीपल्स पार्टी के अलावा हल्का बंदियों के ऊपर एतराज़ात उठाए। कैटेगोरिकली ये बात कही गई कि जो हल्का बंदियाँ की गई हैं ये पीपल्स पार्टी के हक में की गई हैं। लेकिन आज जो पंजाब से आवाज़ उठी है वो ख्वाजा साद रफीक साहब सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब की भी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं हम दोनों का हल्का मुतासिर हुआ, इन हल्का बंदियों से 4 हिस्सों में मेरे हल्के को तकसीम कर लिया गया, लिहाजा कहते हैं कि हम अदालत से रुजू कर रहा हूँ। क्या ये मामला रिजॉल्व होगा इन इंतखाबात से पहले? प्रोग्राम में इसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा इशू है वो PTI के हवाले से है, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से है। आप लोग जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको री इलेक्शन का हुक्म दिया गया था। अब आज की दिलचस्प खबर यह है कि पहले PTI ने उस पर अमल दरामद किया, एक आधा अधूरा किस्म का इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लिया जिसके ऊपर हर तरह के एतराज़ात सामने आ गए। अकबर एस बाबर साहब बाकायदा दरख्वास्त लेके चले गए और आज ये ऐलान किया गया PTI की तरफ से कि इसको हम लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करें, और कर भी दिया गया। सो इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक तो टेक्निकल बेसिस के ऊपर पार्टी निशान लेना, क्या ये एक रिपीट टेलीकास्ट होगा उन्हीं हवाले से जो माजी में भी सियासी जमातों के साथ होता रहा, और PTI की जो सियासत जिस अंदाज में इस वक्त चल रही है, पार्टी चेयरमैन के लिए भी एक वकील का इंतखाब किया गया और अब आगे टिकट जारी करने के हवाले से भी इसको जो जवाज़ हमारे प्रोग्राम्स में PTI के लोग देते रहे हैं, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। तीसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक अहम समाअत हुई। ये बुशरा बीबी और उनके वकील लतीफ़ कोसा की एक मुबैना ऑडियो लीक हुई थी और लीक की गई थी कुछ दिन पहले। इस पे समाअत हुई। अदालत की तरफ से FIA को इस ऑडियो का फॉरेंसिक कराने का भी हुक्म दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने ये भी हुक्म दिया कि इस दरख्वास्त की कॉपी DGISI को भिजवाई जाए, और साथ ही ये भी कहा कि वो रिपोर्ट करें कि ये ऑडियोज़ किसने रिलीज़ की। इस पर हम बात ये करेंगे क्योंकि कमो बेश जब प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हुई सभी लोग इस पर इत्तफाक करते हैं कि किसी की प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, प्राइवेट मामलात ऐसे पब्लिक नहीं होने चाहिए। तो क्या अदालत के अंदर ये जो मामला है इसमें ये सिलसिला किसी तरह रोकने का एक रास्ता बन सकेगा, ये सिलसिला ऐसे ही आगे चलता रहेगा? और जो ज़ातियात के अराउंड सियासत हो रही है इस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो कल मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो भी बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है। 15 साल बाद दोनों रहनुमा आपस में मिले, उनके बड़े बिटर स्वीट ताल्लुकात माजी में रहे, एक लंबी तारीख है इसकी भी। लेकिन अब ऐलान किया जा रहा है कि कौमी और सूबाई असम्बली से कुल मिलाकर 5 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की बात की जा रही है। इस हवाले से हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि बिलावल साहब ने जैसे ताना दिया था मियाँ साहब को बलोचिस्तान जाने पर कि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतनी पावरफुल पोजीशन में वापस आए तो आपको थोड़ी सी सीटों के लिए क्यों ये दौरे करने पड़ रहे हैं। तो क्या ये भी यहाँ पर भी ये अप्लाई हो सकता है? पंजाब में मियाँ साहब की किसी इंतखाबी सियासी कमज़ोरी को ये जाहिर कर रहा है या नहीं कर रहा? इस हवाले से भी बात होगी। तमाम इश्यूज़ के लिए आज हमने प्रोग्राम में दावत दी है। मुल्क के मायनाज सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमारे साथ फ़हद हुसैन साहब मौजूद हैं और शहजाद इकबाल साहब मौजूद हैं, और इस प्रोग्राम में हमें अंबर शमसी साहिबा भी ज्वाइन करेंगी। शहजाद इकबाल साहब, आप समझते हैं सिंध से तो हमने देखा तमाम जमातों ने हम आवाज़ होकर इस पर बात की है, लेकिन आज ख्वाजा साद रफीक साहब भी कहते हैं कि मेरे हल्के के अंदर 2018 में भी ऐसा ही हुआ और अब तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। आप समझते हैं कि ये अहम है इसको रिजॉल्व करना इलेक्शन से पहले? जी बहुत शुक्रिया आपसा। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिवली तो अक्सर शिकायत आती है, लेकिन अक्सर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या जो पार्लियामेंटेरियंस बनना चाहते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं इलेक्टेबल्स, वो इस पे बदनीयती इसके पीछे वजह समझते हैं कि जानबूझ के उनके हल्के से कुछ हिस्सा जो है वो निकाल दिया जाता है, और अगर ये बदनीयती पे मामली है तो बिल्कुल गलत है, ये तो प्री पोल रिगिंग के जुमरे में आता है। इसकी एक मिसाल जो है, अभी अली मोहम्मद खान साहब उस दिन मेरे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने कहा कि आप ये देखिए कि जिस हल्के से मैं 2 मरतबा इलेक्शन लड़ा है मैंने मर्दान में, मेरा अपना गांव ऑब्वियसली मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, लेकिन मेरे गांव को निकाल के दूसरे हल्के में डाल दिया गया है, तो यानी कि जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ता हूं उसमें मेरा ही गांव नहीं आ रहा। तो वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये जो मामला है वो दुरुस्त तरीके से नहीं किया गया और इसमें उनको बदनीयती नजर आ रही थी। इसी तरह MQM का भी शिकवा है
कि कराची में खासतौर पे बहुत सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां वो समझते हैं कि जो उर्दू स्पीकिंग है वहां पे बड़े हल्के बना दिए जाते हैं, और यही इल्जाम लोकल बॉडी इलेक्शन में भी लगे थे। और वो समझते हैं कि जहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है वो अपने जो हल्के बना रही है, जहाँ पे उनको उम्मीद है कि वो जीत सकते हैं, वहां से उर्दू स्पीकिंग का वोट कम कर दिया जाता है ताकि पीपल्स पार्टी बासानी वहां से जीत जाए। तो मेरे ख्याल से इन कंप्लेंट्स को, अब तो खैर तारीख निकल गई है इस पर, अगर आप जा सकते हैं तो रिट पिटिशन ही कर सकते हैं। जो एतराजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने का वक्त था और रिजॉल्व करने का था वो तो खत्म हो गया है। लेकिन अगर ये बंदियती पे हो रहा है, जो कि इम्कान है कि इस मुल्क में प्री पोल रिगिंग की भी एक तारीख रही है, तो हो सकता है कि वो भी हो, जो कि नहीं होना चाहिए अगर फेयर प्ले आपने देना है सियासतदानों को। तो ये फहद साहब, अक्रॉस द बोर्ड ये एतराज़ात हमें नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी थी, शहजाद साहब ने उसका जिक्र किया, अली मोहम्मद खान साहब तफसीली तौर पे वो मर्दान में जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई है हल्का बंदियों के साथ। आप समझ रहे हैं कि ये अब ऑब्वियसली वक्त की कमी है, एतराज़ात उस अंदाज में तो नहीं, लेकिन अदालत के अंदर रुजू करने की सभी लोग बात कर रहे हैं। मज़ीद मुतनाज़ हो जाएगा अगर इसी तरीके से आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, या आप समझते हैं कि फिर बाद में सियासतदान इत्तफाक कर ही लेंगे कि अब जैसा भी है इलेक्शन तो हो, जो पहले ही बहुत डिले हो चुका है? शुक्रिया अफसा। देखिए, ये मेरे ख्याल में जो अभी आपने जो आखिरी बात की ना, मेरे ख्याल में वो ज़्यादा क्लोजर टू रियलिटी है। बिल्कुल ऑब्जेक्शंस हो रहे हैं और उसमें वज़न भी है और होगा भी सही मेरे ख्याल में, क्योंकि जिस तरीके से जो हम सुनने में आ रहा है कि लोगों की जेन्युइन शिकायत हैं, तो और जिससे अभी शहजाद भी बात कर रहे थे कि जो अली मोहम्मद खान साहब वाला जो इशू है कि उनका अपना गांव जो है वो उसमें इन्वॉल्व जो है शामिल नहीं किया गया। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से अब इलेक्शंस की तरफ मामलात बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं और एक गैर यकीनी की जो सूरत हाल बनी हुई है कि जी इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और उसमें इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा क्लियर और कैटेगोरिक स्टैंस है कि जी इलेक्शन हर हवाले से होंगे, तो मेरे ख्याल में ये तमाम तर मामलात शायद ये जो रोड टू इलेक्शन है उसमें हमें ये नजर आते रहेंगे, हम सुनते रहेंगे, लेकिन इससे जो पूरी इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो डिरेल होने का या उसके ऊपर एक सवालिया निशान आने का उसका इम्कान बहुत कम है। और उसकी बुनियादी वजह वही है जिसका भी आपने जिक्र किया कि मेरे ख्याल में हर शख्स ये चाहता है, हर सियासी जमात ये चाहती है कि इलेक्शंस हो जाए सही एक अनसर्टन सिचुएशन में। तो मेरे ख्याल में लोग ये तमाम तरह अपनी जो शिकायत हैं इनको एयर करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ कैंपेन भी चलती रहेगी और इलेक्शन में हिस्सा भी लेंगे। अच्छा फवाद साहब, आज कौमी वोटर्स डे भी मनाया जा रहा है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, पाकिस्तान में सियासी जमातें इलेक्शंस और जो MNAs के कैंडिडेट्स होते हैं नेशनल असेंबली के, वो उन्हीं दिनों में जाते हैं आवाम के दरमियान जब इलेक्शन आने वाला होता है। ये बात इतनी ऑब्वियस हो चुकी है कि लोग जब उनको अपने दरमियान देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि किस सिलसिले में वो आए हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं जीतने के बाद। तो कितना गौर करने की ज़रूरत है सियासतदानों को इस बात के ऊपर कि एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट मंशूर टाइमली पेश किए जाएँ, एक इज़्ज़त, ये वोट को इज्जत देने की बात होती है, वोटर को भी एक इज्जत दी जाए ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका कहीं खुदा ना खास्ता एतमाद ही खत्म ना हो जाए सिलसिले में और निकले ही ना वोट डालने के लिए। देखिए, मेरे ख्याल में ये जो एक शिकायत है ना कि वोट लेने का जब वक्त आता है तो सियासतदान पहुंच जाता है हल्के में और उसके बाद फिर वो नज़र नहीं आते, ये एक यूनिवर्सल शिकायत है। ये हमें मुख्तलिफ जो डेमोक्रेसीज है वहाँ पर ये आवाज़ हमें सुनने को मिलती है। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल में स्वीपिंग स्टेटमेंट देना भी शायद दुरुस्त ना हो, क्योंकि सियासतदान भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने हल्के से ही अपनी सियासी जो ज़िंदगी है उसको आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं तो कम से कम जितने लोगों को जानता हूँ वो जो हल्के के सियासतदान हैं वो सीरियसली लेते हैं, और जब उन्हें नज़र आता है कि उनके हल्के में प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको बड़ी तशवीश होती है। हाँ, जाहिर बात है जब इलेक्शन करीब आता है तो वो इंगेजमेंट अपने कंस्टिट्यूएंट से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि वो शख्स जिसने हल्के की बुनियाद पर सियासत करनी है वो जानबूझकर हल्के को इग्नोर करेगा। जो करता है फिर वो भुगतता भी है। फिर शहजाद, क्या सिलसिला ऐसा हो जाता है कि आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो बरकरार ही रहते हैं? ये बात जो फवाद साहब ने कही हमने भी काफ़ी हद तक ऑब्ज़र्व किया है। हमारे जो हल्के की सियासत करने वाले हैं वो उनकी गम हो या खुशी का मौका हो उसमें भी शरीक रहते हैं, एक पर्सनल एफर्ट पुट करते हैं एतबार से, लेकिन आखिरकार आवाम के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार ही रहते हैं उनके वोटर के। मेरे ख्याल से आपसे ही आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है, और असल में मामला ये है कि अवाम ने भी अपनी एक्सपेक्टेशन और जो मयार सेट किया हुआ है वो बहुत कम है, उससे बढ़ना चाहिए। थाने कचहरी हो, छोटे गली मोहल्ले के मसाइल हो, ये आप अपने MNA के पास लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम ऐसा रहा नहीं है और ना उसकी कंटिन्यूटी रही है। अगर वो होता
तो शायद ये मसाइल उनके पास जा रहे होते। लेकिन अब आप सुनेंगे, अगर आप जो साहिल आता है किसी एमपीए के पास, एमएनए के पास, तो उनकी बड़ी छोटी छोटी गुजारिशात होती हैं। और ये भी आपने दुरुस्त कहा कि हल्के में काम से ज्यादा इस चीज पर एक एमएनए या एमपीए तवज्जो दे रहा होता है कि कोई शादी ब्याह का फंक्शन हो किसी हल्के में, वो ना मिस हो जाए। कोई फौतगी हो गई हो तो वहां पे जाना, हाजिरी लगाना जरूरी है। ये ठीक है, अच्छा इखलाक है, जाहिर करता है। लेकिन असल काम जो एमएनए एक एमपी का होना चाहिए वो लेजिस्लेशन है, ताकि जो सूबाई लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उनके मसाइल है वो हल हो सके। फवाद साहब, मीनवाइल अब आप समझते हैं कि डिले के किसी जवाब के ऊपर कोई बात हो सकती है इलेक्शंस के हवाले से, या होनी चाहिए? क्योंकि मौलाना साहब बारहा ये बात कह रहे हैं, सिक्योरिटी का हवाला देके खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की। कल हमने एक इंटरव्यू किया निगरान प्राइम मिनिस्टर साहब का, उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के हालात तो दुरुस्त निशानदेही की जा रही है, वो फर्स्ट हैंड भी जो रिपोर्ट देख रहे हैं इसी हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि लेकिन कोई सियासी जमात यकीनन इलेक्शन को डिले करने की बात नहीं करेगी। सोलंकी साहब ने भी आज ये कहा कि इससे ज़्यादा अबतर सिक्योरिटी के हालात मुल्क में रहे माजी में, लेकिन इलेक्शन डिले नहीं हुआ। सो आप समझते हैं कि ये इस तरफ मामला जा भी सकता है, या जहां अदालत का हुक्म मौजूद है और जो ये जवाब निगरान वजीर आजम और उनके वजीर दे रहे हैं, उसके बाद इसकी गुंजाइश खत्म हो जाती है? मेरे ख्याल में ये जो एक फेयर है अब कि जी शायद इलेक्शन डिले हो जाए, ये जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह के भी बयानात आ रहे हैं, वो जो भी जो है वो इस तरह के बयानात दे रहा है, उन सब के बावजूद ये जो फेयर है, इसको मैं फेयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बज़ाहिर तो कोई तरीका नहीं है कि इलेक्शन मजीद डिले हों, लेकिन उसके बावजूद लोग ये बात करते हैं, इस खदशे का इजहार करते हैं। आप सवाल कर रही हैं, वो सवाल बनता भी है, लेकिन मेरे ख्याल में अब इलेक्शन डिले करना मुश्किल हो गया है। और उसकी वजह यह है कि सियासी जमातें कमिट कर चुकी हैं, इलेक्शन कमीशन कमिट कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमिट कर चुका है, बैरूनी प्रेशर्स भी हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर कोई ये समझता है या कोई चाहता है या किसी के मफाद में है कि इलेक्शन डिले हो भी सही, तो वो उसको अमली जामा पहनाना जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो गई है। इसलिए मेरे ख्याल में मैं ये खदशात और खतरात का जिक्र तो रोज सुनता हूं, लेकिन मुझे लगता यूं है कि इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। शहजाद, अगर अभी हमें सुन पा रहे हैं तो जी अच्छा। मैं मीनवाइल फवाद साहब, आप बैरूनी प्रेशर की भी बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में किस एतबार से? क्योंकि अभी IMF की चीफ की मुलाकात हुई जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया हमारे निगरान प्राइम मिनिस्टर से, और इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तारीफ की, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हमने देखा कि जो उनका स्केड्यूल आया उसके अंदर वो पाकिस्तान के हवाले से जिक्र नहीं था। सो आप समझ रहे हैं कि इस एतबार से बैरूनी प्रेशर है या दीगर हवालों से है? जी, आप बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। मेरा इशारा इसी तरफ था, और ये मुख्तलिफ ज़राए से हमें ये बात मिलती है, आपको भी मिलती होगी ज़रूर, कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं हुकूमत वक्त से, उसमें बारहा ये जिक्र होता है कि इलेक्शंस कब हो रहे हैं, इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, और ये कितना ज़रूरी है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़े, उसमें कोई जो है उसके तसलसल में कुछ रुकावटें नहीं आनी चाहिए। और क्योंकि अब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, और ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसलिए मेरे ख्याल में वो उसको आप दबाव कह लें, आप उसको एक तरह का रिक्वायरमेंट कह लें, वो वाकई में एक इम्पॉर्टेंट मेजर फैक्टर है। अब क्या IMF की अगली मीटिंग के एजेंडा का जो आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान के हवाले से वो नहीं है, क्या वो इससे लिंक्ड है कि इलेक्शंस होंगे कि नहीं, ये मेरे ख्याल में शायद कोई भी नहीं कह सकता। लेकिन आप अगर नुक्ते से नुक्ता मिलाने जाएं तो इस तरह के जो सबक हैं वो आप यहां से अखज़ कर सकते हैं। अंबर को भी वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में। अंबर शमसी साहिबा भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप जो गुफ्तगू कर रहे थे आप मुकम्मल करें, फिर मैं अंबर की तरफ जाती हूँ। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का गालिबन हवाला दे रहे थे और आपकी आवाज फिर हम सुन नहीं पाए। जी मैं ये बता रहा था कि अगर आप हालात देखें, वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, 60% आपके सिंध में बच्चे स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं, 2.5 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल से बाहर है। मतलब इन आदादो शुमार के साथ, माजरत के साथ, आप जितनी भी कोशिश कर लें, कोई भी हुकूमत आ जाए, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता अगर आपकी यूथ का, आपके बच्चों का ये मुस्तकबिल है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है MP MNA से, वो बढ़ाने की जरूरत है। वो गली मोहल्ले थाना कचहरी की सियासत तक ना हो,
वो बाकायदा हम उनको मेजर करें, उनकी परफॉर्मेंस को इन चीजों पे कि वो डेवलपमेंट में कितना किरदार अदा कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सूबे के लेवल पे और वफाक के लेवल पे। लेजिस्लेशन के साथ साथ उस पर अमल दरामद कितना होता है, मेरे ख्याल से हमें अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम इसी बेसिस पे वोट देते रहेंगे कि गली मोहल्ले थाने कचहरी या फिर शादी ब्याह में आना ही एक मेरिट बन जाती है, तो वो मेयार को हमें बेहतर करना पड़ेगा। अंबर, मैं इसी पे आपका कमेंट भी चाहूँगी। हम अभी गुफ्तगू कर रहे हैं, आज कौमी वोटर डे मनाया जा रहा है। यही 42 अरब की ये एक एक्सरसाइज है इस इलेक्शन के हवाले से। आपकी नज़र में ये काफ़ी हद तक, एक तो ये जो सियासी जमातों के एतराज़ात हैं हल्का बंदियों के हवाले से, या एक मुतनाज़ इलेक्शन किसी न किसी हवाले से हो ही जाता है यहाँ पर, लेकिन जो इटसेल्फ वोटर है उसके मामलात को समझने की या उसको कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है। आपसे मुख्तलिफ मराहिल में हमारी लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के हवाले से भी बात हो चुकी है और दीगर हवालों से भी। तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान में वोटर को इस वक्त संजीदगी से उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है? देखिए, अब सब मैं वैसे शहर कराची में रहती हूँ, हालात शायद और भी जगह हैं जहाँ अक्सर इसी वादे पर, वोट के वादे पर काम करवाया जाता है, यानी कि सड़क ठीक करवाई जाती है, गटर ठीक करवाया जाता है, पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाती है कि अगर आप इंतखाबात में वोट दें और इलेक्शन से कुछ माह कबल काम रुक जाता है, जैसे ही वोट मिलता है और इक़्तिदार में आते हैं तो फिर काम तेजी से हो जाता है। ये एक तरह का मेरा ख्याल में ब्लैकमेल भी है, इसलिए क्योंकि काम आपको पूरा करना चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हर 5 साल बाद वोट दिया जाए। और मेरे ख्याल में कि जो एक आप लोगों से बात करें तो थोड़ी बहुत मायूसी भी नजर आती है, और शायद वजह यही है कि एक निज़ाम में जो एतमाद है, निज़ाम पर जो एतमाद है वो बहुत कम हो गया है। मेरे ख्याल में कि ये इलेक्शन इसलिए भी दिलचस्प होगा, हर इलेक्शन मैं समझती हूँ गुज़िश्ता कुछ सालों से मुतनाज़ा तो रहता ही है किसी ना किसी वजह से। कभी आरओ का इलेक्शन कहा जाता है, कभी आरटीएस बैठ जाता है, तो ये इलेक्शन अहम भी है क्योंकि ताखीर से हो रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये जो वोटर टर्नआउट है, ये जो मायूसी है, इसकी भी अक्कासी हमें नजर आएगी कि किस हद तक लोग जाएंगे, और ये जो वोट मांगने का तरीका है इसमें कोई तब्दीली आएगी। इसमें वोटर एजुकेशन और वोटर को भी समझने की जरूरत है, सिर्फ जिम्मेदारी सियासतदानों या सियासी जमातों की नहीं है। इसलिए क्योंकि वोटर नजरिए की बुनियाद पे देता है या शायद वो काम करवाने की बुनियाद पे देता है, जैसे शहजाद भी बात कर रहे थे, लेकिन साथ के साथ वोटर को ये भी एक देखना होगा कि मंशूर की बुनियाद पे कि क्या काम किया है। अब ये हम कह सकते हैं कि जो भी सियासी पार्टी आती है कोई 3 साल बाद कोई ना कोई ऐसा सियासी हलचल मच जाती है जिसकी वजह से शायद कारकर्दगी वो पूरी ना कर सके, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हैं, मईशत के हवाले से, सियासत के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, क्या इन सियासी जमातों के पास कोई मंसूबा है, कोई प्लान है, ये भी देखने की जरूरत है। और मेरे ख्याल में कि वोटर को कुछ तो समझ है जिसकी बुनियाद पर वो वोट डालते हैं और वो उम्मीद लगाते हैं। फाज साहब, मंशूर की बेसिस के ऊपर अगर हम नून लीग की बात करें, इस वक्त इसी तरह प्रेजेंट किया जा रहा है अपने आप को कि हम ही उम्मीद पाकिस्तान है, ये अल्फाज मुस्लिम लीग नून ने टैगलाइन मियाँ साहब की वापसी के ऊपर हमारे सामने रखी। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि हमें हमारा एक्सपीरियंस है तो इसीलिए मीशत को हम दुरुस्त कर सकेंगे। लेकिन मीनवाइल दानियाल अजीज़ साहब और एहसन इकबाल साहब के दरमियान जो एक मामला है, दानियाल अजीज़ साहब ने कहा कि एहसन इकबाल साहब की वजह से हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जो जा सकते थे नहीं गए। उनकी जमात की तरफ से भी जवाब यही पेश किया गया कि ये तो कुछ टिकटों का मसला है। सो आपकी नज़र में जो 16 महीने की कारकर्दगी रही है हुकूमत की, मुआशी हालात जो रहे हैं, सिर्फ इस टैग लाइन के साथ कि हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया, कोई कामयाबी मिल सकेगी मुस्लिम लीग नून को आवाम के या अपने वोटर की नज़र में मंशूर की हद तक जो अंबर बात कर रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में ये मामला सिर्फ 16 महीने की हुकूमत का नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा जो हमारा एनालिसिस का जो फ्रेमवर्क है उसको बढ़ाएं, तो अभी जो इससे पहले जो अमर भी बात करी थी, मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि अब वोटर्स डे के हवाले से कि देखिए, जो 2013 का में जो वोटर था वो 2008 के वोटर से बड़ा डिफरेंट था, और जो 2018 का वोटर था वो 2013 के वोटर से मुख्तलिफ हो चुका था, और अब जो 2024 का वोटर है वो 2018 के वोटर से मुख्तलिफ है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का इजाफा हो रहा है, सोशल मीडिया का ग्रोथ हो रही है, लोगों की आपस में कनेक्टिविटी हो रही है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस आती जा रही है, चाहे उसका एक जो स्पिन ऑफ है वो पोलराइजेशन है।
लेकिन इस सब के बावजूद वोटर जो है हर गुजरते साल ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है, ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। चाहे इस वक्त जिस तरह अंबर बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि एक मायूसी का आंसर मौजूद है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाती हूँ, वापस आएंगे तो हम की ये गुफ्तगू भी चाहेंगे कि आप मुकम्मल करें और इस पे बात करेंगे कि पीटीआई से अगर टेक्निकल बेसिस के ऊपर ये बैट का निशान, बल्ले का जो उनका इंतखाबी निशान है, वो अगर उनके हाथ से निकल जाता है तो इसमें एज ऑफ नाउ जब अभी तक की जो अपडेट्स हैं उसको देखते हुए क्या ये खुद इसकी वजह पीटीआई का जो अंदाज रहा इस मामले से डील करने का वो होगा या किसी और को वो जिम्मेदार ठहरा पाएंगे जिस तरीके से वो ठहरा रहे हैं? मामला भी अदालत लेकर जा चुके हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। फाज साहब, आप कुछ गुफ्तगू कर रहे थे और आखिर में हम आपको सुन नहीं पाए। आने वाली हुकूमत के हवाले से आप कुछ बात कर रहे थे, अगर आप मुकम्मल करें फिर हम आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया। देखिए, मैं बात ये कर रहा था कि वोटर्स तो एक तरीके से प्रोएक्टिव होते जा रहे हैं हर गुजरते साल के साथ, बल्कि हर गुजरते महीने के साथ, लेकिन एक क्लियर डिस्कनेक्ट है जो इस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनमें और वोटर्स में। और इसीलिए इस वक्त जहां पे हमारा एक इकोनॉमिक क्राइसिस है और पॉलिटिकल क्राइसिस है और कुछ हवाले से एक सोशल क्राइसिस भी है, उन सब में शायद एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो क्राइसिस ऑफ लीडरशिप है। और वो क्राइसिस है ये, वो बुरानी कैफियत इसलिए है क्योंकि वोटर्स का जो सेंटिमेंट्स हैं, वोटर्स की जो तवक्कुआत हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही सियासी जमातें, चाहे वो जमातें हों जो हुकूमत में आने के ख्वाब देख रही हैं या वो हों जो इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। ये जो डिस्कनेक्ट है ये इसलिए बढ़ रहा है अब साहब क्योंकि टेक्नोलॉजी और अवेयरनेस और सोशल जो एवोल्यूशन हो रही है एट ए यंगर डेमोग्राफिक, वो सोशल जो पॉलिटिकल चेंजेस हैं उससे कहीं ज्यादा तेज है और इसका इंपैक्ट हमें इस इलेक्शन में नजर आएगा। चुनाचे जो भी गवर्नमेंट अगली बनाए, जो भी सियासी जमात अगली गवर्नमेंट बनाएगी, उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट उसको उन हालात में मिल रही है जहां पे उसके पास वो एबिलिटी बड़ी कम है जिसके तहत वो जो वोटर्स की एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर वो पूरा उतर सके। तो ये लीडरशिप का बहरान मुझे जल्द हल होता नजर नहीं आ रहा। शहजाद, ये भी एक डिस्कनेक्ट ही इसको कहा जा सकता है। इस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के जो हैं और उनके बैट के निशान का जो मामला है, इसको नून लीग ने भी इसके ऊपर काफ़ी सियासत की, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बाकायदा तौर पे। आप समझते हैं कि आज के दौर में, अगर उस दौर में जब पीपल्स पार्टी से टेक्निकल बेसिस के ऊपर उनका तलवार का निशान छिन गया और तीर के निशान से उन्होंने इंतखाब लड़ा, समझ गया वोटर, उस दौर में भी आज के जिस दौर का फाज साहब हवाला दे रहे हैं, उस दौर में पीटीआई जैसी जमात के लिए अगर उनका इंतखाबी निशान तब्दील होता है तो वोटर को बताना कि अब हमारा ये इंतखाबी निशान है, ये मुश्किल होगा या जितना कम वक्त रह चुका है एक चैलेंज होगा अगर ये निशान उनको नहीं मिलता? देखिए, आपने मिसाल तो बड़ी अच्छी दी है। तलवार से जब तीर का निशान चेंज हुआ तो उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच था, तो आपने देखा फिर भी जो है पीपल्स पार्टी ने निशान बदला और इलेक्शन भी वो इसके बाद जीतते रहे। ये पीटीआई के लिए इतना ज़्यादा शायद मुश्किल ना हो कि बल्ले का निशान से कोई और चेंज हो जाए, लेकिन बात हमें करनी चाहिए असूल की, और मेरे ख्याल से इस पर हर कोई मुत्तफिक है कि आज तक इस तरह की स्क्रूटनी किसी पार्टी के इंट्रा इलेक्शंस पे नहीं की गई है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कैसे होते हैं हर जमात के हमें पता है, वो सिर्फ एक बराए नाम होते हैं। इनफैक्ट मैं अभी खबर ही पढ़ रहा था, जब जून जुलाई में 2023 में इंतखाबात हुए थे नून लीग के, तो उससे एक दिन पहले डॉन अखबार की एक खबर थी, PMLN इंट्रा पार्टी इलेक्शन लाइकली टुमारो, यानी कि इतनी बड़ी जमात के इलेक्शन होने हैं और अखबार जराए से ये कोट कर रहा है कि इलेक्शंस आर लाइकली टुमारो। इसका मतलब ना तो उन्होंने कोई अपना इलेक्शन शेड्यूल जारी किया होगा, ना ये बताया होगा कौन रिटर्निंग ऑफिसर है, किसने अपने पेपर्स जमा करवाए हैं, कौन नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुका है। इसका मतलब वो कोई तफसील नहीं थी ना, तभी इतने बड़े अखबार ने ये हेडलाइन लगाई हुई थी वहां पे, और अगले दिन आपने देखा सब जो है वो मुंतखब हो गए बिला मुकाबला। लेकिन एक पार्टी के हवाले से इतनी स्क्रूटनी करना मेरे ख्याल से ये एक फेयर प्ले नहीं होगा। और कल एक अहम दिन होगा, अगर दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अकबर एस बाबर और दीगर लोगों की पिटीशन पे बल्ले का निशान नहीं देती तहरीक इंसाफ की, तो मेरे ख्याल से जो एक इंडिपेंडेंट लोग भी हैं इस वक्त तनकीद कर रहे हैं, चाहे वो अहमद बिलाल साहब जैसे लोग क्यों ना हो, कि एक ही पार्टी के हवाले से स्क्रूटनी है जो कि फेयर नहीं होगा। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर मजीद सवालात उठेंगे। कल हामिद खान साहब को मैं सुन रहा था, लोग उनकी बात को ज्यादा मायने देते हैं और पीटीआई के रुकन के हैसियत से नहीं, एक
एक बड़े फिगर के तौर पे लेते हैं उनके बयानात को, और वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा बायस्ड इस वक्त एक अपना किरदार अदा कर रहा है। तो मेरे ख्याल से एक टॉवरिंग पर्सनालिटी का ये बात आके करना, जो कि अपनी पार्टी के इंडिपेंडेंट राय लेते रहे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल बायस हो गया, मेरे ख्याल से इट डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और आज जो उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये बात कर रहे थे, वोट की ताकत की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये जवाबदेह उनको होना चाहिए कि पहले आपने 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करवाए। मतलब आप ये सोचें, पाकिस्तान बदतरीन दौर से गुजरा है, लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि 2 सूबों में पिछले 1 साल से निगरान हुकूमत है जिसका कोई आईनी और कानूनी स्टेटस नहीं है। उसके बाद अगस्त में जब तमाम असेंबलीज डिसॉल्व हो गई तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन फिर भी नहीं हुए और उसमें मजीद ताखीर हुई। और आज पैमरा बैठ के ये बताता है कि अगर आपने इलेक्शन के हवाले से कोई स्पेकुलेशन की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना किरदार, अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकेगा। मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। इस मुल्क में इलेक्शन डिले हुए हैं, इट इज अ फैक्ट, और उसकी जिम्मेदारी अगर आपने देखनी है कहां जाती है तो आप जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब का वो इजाफी नोट पढ़ लें जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर लोगों को इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट उन्होंने जिम्मेदार ठहराया कि आपकी वजह से 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर वोट की ताकत की बात कर रहे हैं तो इस मुल्क में जमहूरी इक़दार को, जमहूरियत के बेसिक प्रिंसिपल्स को हमने किस तरीके से अप्लाई किया है, जरा उस पर उनको नजरसानी नहीं करने की जरूरत है। अंबर, पीटीआई के लिए मसाइल की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन इसमें से एक ये इंतखाबी निशान का मामला भी है। आपकी नज़र में ये एक अहम मसला है या इटसेल्फ उनके जो रहनुमा हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ रूपोश हैं, इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में नहीं, कुछ छोड़कर दीगर पार्टीज़ में आईपीपी में शमूलियत ख़ास तौर पे इख्तियार कर चुके हैं। सो आपकी नज़र में ये, और वकला के ज़रिए पीटीआई जो है वो अब उनको टिकट देना चाह रही है, ये मसाइल ज़्यादा अहम हैं या और इसमें इसकी भी कोई अहमियत रह जाती है इंतखाबी निशान के हवाले से? इंतखाबी निशान के हवाले से मैं कहूँगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो यही मानना है कि उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा इंतहाई मकबूल है। मैं इस पे कहूँगी कि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाइंसाफ़ी की है। जो स्क्रूटनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लाई गई है और उनके ज़ाहिर आइन के मुताबिक की गई है, लेकिन फिर भी वो हमें दीगर सियासी जमातों की तरफ से नजर नहीं आता और ये दाग जो है लगा रहेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कारकर्दगी पे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बार बार जब भी इनके इंटर पार्टी इलेक्शंस होते रहे, आवाजें तो उठती रही हैं। अकबर एस बाबर अब है, इससे पहले जस्टिस वजी थे, इससे पहले तस्नीम नूरानी थे जिन्होंने एतराज़ात उठाए थे। और ये भी हमें बिल्कुल मानने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीकाकार है इंटर पार्टी इलेक्शंस का, वो शायद ज़्यादा वाज़ेह है, ज़्यादा इलैबोरेट है दीगर सियासी जमातों की तरफ से। तो जब एक सियासी जमात ऐसी है जो ज़ेर ताब है, जो इसको दीवार से लगाया जा रहा है, जिस पर ज़्यादा गौर किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तरफ से, और आपके पास 20 दिन है इंतखाबात करने के, तो आप क्या वजह है कि आप उस तरीके से नहीं कर पा रहे या कर पाए जो आपके आइन के मुताबिक लिखा गया है। फिर इस तरह से होता ही है कि फिर आपको मौका मिला दिया जाता है ना। मौका मिला था अकबर एस बाबर को, मौका दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, तमाम को मौका दिया गया। और मैं समझती हूँ कि मुश्किलात बहुत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उन्होंने तो यहाँ तक कि पेशावर का इंतखाब किया क्योंकि पंजाब में ज़्यादा मुश्किलात हैं, वर्कर कैसे पहुँचेंगे जो वोट डालते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बड़ा मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेरे ख्याल में कि निशान का इतना नहीं है जितना जो इलेक्शन मशीनरी है इलेक्शन के दिन, यानी कि आपके जो पोलिंग एजेंट हैं, यानी कि आपके जो उम्मीदवार है कौन है कहाँ है, वो इलेक्शन उन मशीनरी कर पाएंगे। अगर आप इंतखाबी यानी कि इंटर पार्टी इलेक्शन इस तरीके से आपने किया तो क्या सवाल तो यही बनता है, क्या इनके पास कैपेसिटी होगी जो इलेक्शन मशीनरी आपको जरूरत होती है ऑन इलेक्शन डे। मेरे ख्याल में कि ये ज्यादा बड़ा मसला होगा। और जो एक रिलायंस है, एक समझा जा रहा है कि क्योंकि इमरान खान साहब बेहद मकबूल हैं तो फिर खंबे को भी खड़े कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंतखाबी निशान कोई भी होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाहिर है इलेक्शन के दिन ही देखेंगे, लेकिन मेरी नज़र में इलेक्शन जो हम जितने कवर किए कुछ तो फर्क पड़ता है कि आप मोबिलाइज कितना कर सकते हैं अपने वोटर को, आपके पोलिंग एजेंट कौन है, आपके उम्मीदवार कहाँ है और कौन है।
फहद साहब, ये जो उम्मीदवारों की बात हो रही है, ये एक दलील दी गई, जो अब बात हो रही है कि वुकला पीटीआई के जो हैं उनको टिकट दिए जाएंगे। इसको जब जानने की कोशिश की गई तो उनके रहनुमा यही कहते हैं कि एक रीज़न के वुकला की बैकिंग के लिए वुकला तंजीमें बड़ी स्ट्रॉन्ग रहीं, माजी में भी हमने यही देखा, फिर कानूनी तौर पर उलझाए नहीं जा सकेंगे उस तरीके से। सो आपकी नज़र में ये एक स्ट्रैटेजी पीटीआई की है या इसके अलावा कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं है? ये एक बेहतर ऑप्शन रहेगा पीटीआई के लिए? देखिए, ये स्ट्रैटेजी तो है और ये हर तरफ से हमें सुनने को भी आ रहा है, बल्कि उम्मीदवारों के नाम भी सामने अब आना शुरू हो गए हैं। कई वुकला जो कि उम्मीदवार हैं टिकट के लिए, उन्होंने तो कहना भी शुरू कर दिया कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो लाहौर से हो चाहे वो इस्लामाबाद से हो। तो ये बहुत हद तक तो ये बात दुरुस्त है। अच्छा, और जो हालात हैं उसमें शायद इससे पीटीआई को फ़ायदा भी हो, क्योंकि जाहिर बात है जो पाकिस्तान में जो वुकला की जो एक प्रेशर होता है, उनका एक जाहिर बात है एक पूरा एक ग्रुपिंग होती है, तो उसमें उनके खिलाफ उस तरीके से स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स करना ज़रा कदरन मुश्किल होता है जितना एक आम कोई और पेशे का शख्स हो। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई एक और इशू है जो मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो अफसा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब रवैया क्या है इलेक्शंस की तरफ, रियासत की तरफ और अपनी कबूलियत के हवाले से। और हमने जो देखा है कि जो ये आखिरी बयान आया है अभी, जो बानी है तहरीक इंसाफ के, उनका भी जब जेल में जब उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से, तो उस बयान से तो लगता है कि उन्होंने कोई लचक का मुजाहरा नहीं किया। यानी कि अब उनकी जो हिकमत अमली है, जो उनकी स्ट्रैटेजी है, वो यही है कि ऑल और नथिंग। और अगर उन्होंने ऑल और नथिंग भी खेलना है तो फिर मेरे ख्याल में उन्होंने एक बहुत बड़ा जुआ खेला है, और उस जुए में उनको नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है उनकी जमात को। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन तक वो इसी अप्रोच से चलेंगे या तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ दरमियान का रास्ता इख्तियार करेगी, ताकि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत में नहीं भी आती तो जिस तरह वो अंग्रेजी में कहते हैं कि टू लिव टू फाइट अनदर डे, वो उस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरफ जा रहे हैं या वो बिल्कुल एक T20 की तरह उन्होंने मैच खेलना है। ये है मेरे ख्याल में बड़ा सवाल, जिसकी बुनियाद पर हमें समझ आएगी कि पीटीआई जो है उसका अब मुस्तकबिल इन इलेक्शंस के बाद क्या है, क्या होगा। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ ज़ातियात के अराउंड जो सियासत हमारी इस वक्त घूम रही है। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर भी ज़ातियात के हवाले से रहा एक ये अंसर, लेकिन इस वक्त एक बहुत से लोग ये तबसरा करते हैं कि वी आर हिटिंग अ न्यू लो। सो क्या ऐसा है? इस पर शहजाद साहब से और दीगर अपने मेहमानों से बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एक और मौजू है जिसके ऊपर मैं अपने आज के मेहमानों से ज़रूर इस प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करना चाहूँगी। शहजाद, ये ज़ातियात के ऊपर सियासत का एक सिलसिला अब हमें लगता है कि ये बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में चंद दिनों के अंदर हमने देखा, जैसे बुशरा बीबी के साहब का शौहर का इंटरव्यू हो, उनकी गुफ्तगू हो, उनके मुलाजमीन के जो बयानात हैं, इन सब चीज़ों का मीडिया की हेडलाइंस की जीनत बनना, और फिर प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस लीक होना, उनके ऊपर भी उसको भी खबर की हैसियत देना। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो समाअत हुई है और उसमें जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो अहकामात दिए हैं, आपको लगता है कि अदालत ये सिलसिला ख़त्म करवा पाएगी? क्योंकि ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस के हवाले से पहले भी अदालत की तरफ से इज़हार ख्याल और अहकामात दिए जा चुके हैं। मेरे ख्याल से फ़ोन टैपिंग और इसके बाद उसका लीक होना, इसकी हम सब मेरे ख्याल से मजम्मत करते हैं, क्योंकि इंतहाई गलत भी है और इसको कंडेम करने की ज़रूरत भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अदालत इन मामलात में इस वक्त इस केस को टेकअप करके इसको रोक पाएगी। ख़ास तौर पे मेरे ख्याल से ये भी देखना चाहिए कि कुछ तो जो है ऑडियो टेप्स है ना, माजी में शहबाज शरीफ साहब की आई या अभी भी परवेज़ इलाही साहब की आई, जिसमें जज से मुताल्लिक कोई बात हो रही होती है, तो उस पर आप उस पर बात करते हैं, और बात करना कभी कभी ज़रूरी भी होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ जजेस जो हैं वो जानिबदार हैं और वो फैसले भी उस वजह से दे रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली उनका एक मनसब है जिस पे वो बैठे हुए उन्होंने इंसाफ करना है, तो वो खबर बन जाती है, उस पर बात भी होती है। लेकिन अगर कोई पर्सनल लेवल की गुफ्तगू है, उस पर अगर कोई क्लाइंट और अपने वकील से बात कर रहा है, उस किस्म की गुफ्तगू मेरे ख्याल से टैप करना और उसके बाद लीक करना, उसके बाद टीवी चैनल्स का नशर करना, मेरे ख्याल से अगर पैमरा को कोई अपनी एक्टिविज्म दिखाना है तो वहां पे दिखाएं कि ये ऑडियो लीक्स जो कि पर्सनल है, ये सोशल मीडिया पे तो चल जाती है, बट पैमरा पे कैसे चलती है? हर किसी की प्राइवेसी है, उनको राइट है कि वो डिस्कशन ना लीक हो। तो उम्मीद तो करनी चाहिए कि अदालत अगर इस बात का नोटिस ले रही है तो उसमें कोई बेहतरी आए, लेकिन मुझे इसके आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं उन्होंने काफी ऐसे फैसले दिए जिसपे अमल दरामद नहीं हुआ और वो अपनी बेबसी का इजहार भी करते रहे। मेरे ख्याल से एक केस में लाहौर हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी को तलब किया था इस्लामाबाद को, वो नहीं आए, उन्होंने कहा कंटेम्प्ट ऑफ
कोर्ट का नोटिस आपको जारी करेंगे, फिर भी नहीं आए, कंटेम्प्ट लगाने की बारी आई, फिर भी वो नहीं आए। तो अदालती अहकामात को तो मेरे ख्याल से इस वक्त नज़रअंदाज किया जा रहा है कई मामलात पे। तो मुझे उम्मीद बहरहाल होनी चाहिए, बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई डोंट सी अ डिफरेंस। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो माहौल है जहाँ पे आईन और कानून की पालादस्ती जो होनी चाहिए वो हमें नहीं नजर आ रही, तो ये रुकता हुआ मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा मामला। फहद साहब, आपकी नज़र में ये जो खान साहब की ज़िंदगी के हवाले से, निजी ज़िंदगी के हवाले से तमाम बातें हो रही हैं, आप समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा उनके लिए? क्योंकि रेप्यूट के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, उनकी जो ज़िंदगी वो ज़्यादातर तो खुली किताब के तौर पे ही सबके सामने रही, बहुत सी बातें हैं जो डिबेट होती रही हमेशा से। कोई फ़र्क पड़ता है उनके लिए इन सब चीज़ों से? देखिए, मेरे ख्याल में जो उनका वोटर है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इस टाइम जो हालात हैं, जिस तरीके से एक एक्यूट डीपोलराइजेशन है, उसमें हमें यह भी नज़र आ रहा है कि जितनी मर्ज़ी उनके ऊपर तनकीद हुई है, जितना मर्ज़ी उनके ऊपर जो है वो इल्ज़ामात आए हैं और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से चीज़ें बाहर पब्लिक में आई हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वो इतनी ज़्यादा बैटल लाइन्स ड्रॉन हो गई हैं कि शायद इससे पीटीआई या उसके जो बानी हैं उनकी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, अगर कोई इस तरह का वोटर है जो कि दरमियान में है, अगर है भी सही, तो मेरे ख्याल में आजकल के ज़माने में उनकी तादाद बहुत ही कम होगी। एंड मुमकिन है कि वो उसके ऊपर उसकी सोच पे शायद कुछ इम्पैक्ट पड़े, बट इन हालात में अगले 1.5-2 महीने में जब इलेक्शंस आ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अंबर, आपके ख्याल में एक जवाब जो दिया जाता है दूसरी जमातों की तरफ से कि इनके साथ जो भी हो रहा है इसमें अनहोनी क्या, ये सब मकाफाते अमल है, ये टर्मिनोलॉजी हमारे यहाँ वैसे भी आमतौर पे बहुत इस्तेमाल होती है। आप समझती हैं कि उसी हद तक मामला चल रहे हैं कि जो माजी में होता रहा, या बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है पीटीआई के लिए? खुद वो ये शिकवा करते हैं कि हमारे पास तो कोई प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, बाकी तो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते थे। नहीं, मकाफाते अमल हम सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हुआ वो दूसरे के साथ इसलिए हो क्योंकि निज़ाम नहीं है जो इंसाफ दिला सके, और फिर आपको फिर यही खुशी हो जाती है कि अच्छा चलो जो हमारे साथ हुआ था अब दूसरे के साथ हो रहा है, शायद उससे बढ़कर हो रहा है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, मेरे ख्याल में कि गलत भी हो रहा है, और 9 मई के बाद ख़ास तौर पर और भी ज़्यादा हो रहा है। बल्कि मैं तो ये यहाँ तक कहूँगी कि 9 मई का वाक़या ना होता तो ऐसा लग रहा था अप्रैल तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी इनविंसिबल है, अनटचेबल है, वो जो मर्जी कर ले। लेकिन जो एक सियासी गलती मैं समझती हूँ वो भी हुई, और फिर जैसे अभी फहद साहब इससे पहले बात कर रहे थे कि उस पे एक अनरिपेंटेंट भी नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब बात यह है कि जब कोई भी सियासी जमात होती है, उनको भी समझ है, पॉलिटिक्स भी की हुई है, उसके जरिए इक़्तिदार में भी आए, तो ये भी मालूम है कि जो ताकतवर इदारा है वो ताकतवर इदारा है, उसके साथ आप कोशिश भी करते हैं कि आपकी बातचीत भी हो, लेकिन साथ साथ आप ये पब्लिक पोजीशन भी अपनाते हैं। तो मुझे तो वैसे ये हिपोक्रेसी ही थोड़ी बहुत नजर आती है। तो ये मकाफाते अमल तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि जो रद्दे अमल 9 मई के बाद आया है डिस्प्रपोर्शनेट है, बल्कि बाकी सियासी जमातों के साथ भी हुआ, लेकिन क्या इस हद तक हुआ? मुझे लगता है कि ये कहना अनफेयर। लेकिन दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी बका अपनी है जी, कुछ नजरसानी करनी होगी जो सियासी गलतियां बार बार की हैं, जो समझा जा रहा था कि ये जो इनविंसिबिलिटी है इसका तोड़ उनको ज़ाहिर नजर आ गया। अब कुछ सीखे भी, कुछ सबक भी सीखे। हमारे यहाँ मकाफात अमल का स्कोप भी बड़ा लिमिटेड है, सिर्फ सियासी पार्टीज पर ही अप्लाई होता है। ये भी बिल्कुल सही है, सियासी जमातों के खिलाफ ही अप्लाई होता है। पाकिस्तान में और भी बहुत सारी बातें सिर्फ सियासतदानों के ऊपर ही, अपने जिस तरीके से हम भी अपने पूरे प्रोग्राम में सियासतदानों के ऊपर रख के ही सारी तनकीद अपनी उनका तरफ ही रुख रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद इकबाल साहब, फहद हुसैन साहब और अंबर शमसी साहब, आप तीनों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है। जैसा कि अंबर साहिबा ने कहा कि गलतियाँ जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बल्कि और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई माजी में विक्टिम रहा है और आज किसी और के साथ कोई इस तरह के मामलात पेश आ रहे हैं जो हम ज़ातियात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो कम अज़ कम उनको इंडोर्स नहीं किया जाना चाहिए दूसरी सियासी जमातों की तरफ से। देखते हैं आने वाले दिनों में ये रवैया अपनाया जाएगा, क्योंकि अभी तक हमें नजर नहीं आया। आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।